दें। इमरान खान साहब का इक़्तिदार वाला टाइम अभी फ़ौरन नहीं है, उनके ज़ायचे में कतई तौर के ऊपर इतनी कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है कि वो दोबारा फ़ौरन इक़्तिदार में आ जाए। देखिए मुल्क में सियासी इस्तेकाम जो है इस साल तो नहीं आ रहा। यहाँ पे एहतजाजी रैलियाँ निकलेंगी, हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीकें शुरू होंगी। मतलब सियासत में अब पुराने चेहरों की जगह नहीं है, सियासत में आपको नए चेहरे नजर आएंगे। आप कह रहे हैं कि ना CM साहबा 5 साल वज़ीर आला रह सकेंगी और ना PM। नया चेहरा कौन है? क्या बिलावल भुट्टो को देख रहे हैं? नहीं, बिलावल साहब का जायचा जो है वो कतई तौर के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिद इरशाद सूफ़ी। डेली पाकिस्तान के पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज मेरे पॉडकास्ट में मेहमान शख्सियत है सैयद मुसव्विर अली ज़िंजानी। मुसव्विर साहब पाकिस्तान के मारूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद शाह ज़िंजानी के फर्जंद हैं और एस्ट्रोलॉजी और रूहानियत के हवाले से अपने ख़ानदान की लेगेसी को, मिरास को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप एस्ट्रोलॉजर हैं और रूहानियत के हवाले से भी आपकी टॉक्स हैं, इल्मुल अदात के हवाले से भी आपकी गुफ्तगू मेन मीडिया पे और सोशल मीडिया पे हमें मिलती है। इल्म नजूम जो है, एस्ट्रोलॉजी बुनियादी तौर पे क्या है? सिंपली एक आर्ट है और जो एस्ट्रोलॉजर होता है आप उसको ये समझेंगे वो आपके लाइफ के कैनवस के ऊपर, आपके फ्यूचर की प्रेडिक्शंस के ऊपर एक आर्टिस्ट की तरह जो है वो कलर्स बखेरता है। अब वो आर्टिस्ट जितना ही कमज़ोर होगा आपके लाइफ का कैनवस या आपकी प्रेडिक्शंस को उतना वो फीका कर देगा, और वो आर्टिस्ट जितना ही स्ट्रांग होगा, उसका कैलिबर जितना अच्छा होगा, उसकी एक्सपर्टीज़ जितनी अच्छी होंगी और आपका अपना ईमान और इत्तेकाद जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो आपका लाइफ का कैनवस जो है वो खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन हो जाएगा। तो इस सिंपल आप एस्ट्रोलॉजी को अगर देखें तो वैसे तो आप ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो आसमान के ऊपर बुरूज बनाए, जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है, और ये कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमा रहा है कि मैंने आसमान के ऊपर जो चांद और सूरज या सितारे बनाए हैं वो कोई खेल तमाशे के लिए नहीं है, इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। और इसमें अल्लाह ताला जो है कुरान पाक में सूरह बरूज की जो इब्तिदा कर रहा है, वस्समाई ज़ातिल बरूज, की कसम है बुर्जों वाले आसमान की। तो आप खुद देखें कि अल्लाह ताला किसी छोटी चीज़ की कसम जो है वो कभी नहीं खाएगा। और आप लोग इससे, इस आयत से और इस तर्जमे से ये अखज़ करते हैं कि ये जो बुरूज हैं इनका इंसानी ज़िंदगी पर असर है या उससे ताल्लुक़ है? पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी जो है उसको बाकायदा तौर पे ग्रेजुएशन के पर्पज़ पे भी करवा रही हैं, मास्टर डिग्री लेवल पे भी करवाती हैं और PhD के सूरत में भी करवाती हैं। अच्छा, इस दौर में इल्म नजूम का बरहक होना, उसकी दलील क्या है आपके पास? देखिए, इल्म नजूम का बरहक होना जो है उसकी दलील अगर आप बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने देखना है अपनी आखिरत को, बीइंग अ मुस्लिम, ठीक है, आप उस चीज़ से जो है हट नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है दुनिया और दुनियावी इल्म, ठीक है। अब इसमें अगर आप ये कहेंगे ना कि एस्ट्रोलॉजर जो है या एस्ट्रोलॉजी जो है जो भी प्रेडिक्शन दे रहा है, अगर वो 100% तौर के ऊपर ये कहेगा कि मैंने ये चीज़ 100% तौर पे जो कही है ये एज इट इज़ वैसे ही होगी, तो वो फिर शिरकिया तौर के ऊपर चीज़ें आ जाएंगी। अगर वो ये कहेगा कि आलमुल गैब जो है अल्लाह ताला की ज़ात है और मेरे नॉलेज या मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक अल्लाह ताला ने जितना मुझे नॉलेज दिया है या जितना मैंने सीखा है उसके मुताबिक जो मेरा इल्म कहता है उसमें आपके हालात ज़िंदगी इस तरह रह सकते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक गाइडलाइन का नॉलेज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि खालिद साहब मुझे ये बताएं कि सुबह सूरज जो है वो कितने बजे तुलू होगा, अब आपके पास पूरे साल का एक कैलेंडर है जो कि आपको तरतीब दिया गया है और आपको पता है कि सूरज ने पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में या किसी भी शहर में जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उस शहर में सूरज ने कितने बजे निकलना है, तो सूरज जो कि आपको नज़र आ रहा है इस वजह से आपको पता है कि उसने कितने बजे राइज करना है। इसी तरह जो कि हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो कि 7 प्लैनेट्स और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में चूँकि 9 प्लैनेट्स होता है, तो हर प्लैनेट का एक राइजिंग टाइम होता है पूरे डे के मुताबिक। हर प्लैनेट की अल्लाह ताला ने जो पूरा एक सर्कल बनाया है, सोलर सिस्टम जिसे आप कहते हैं, उस सोलर सिस्टम में हर प्लैनेट की एक स्पीड और ड्यूरेशन जो है वो फिक्स है। ठीक है। अब ना ही अल्लाह के हुक्म के बगैर वो स्पीड कम होनी है, ना ही तेज़ होनी है, और ता क़यामत तक ना ही वो सारे प्लैनेट सूरज में जा गिर पड़ने हैं। तो जो चीज़ जिस निज़ाम के मुताबिक चल रही है उसकी जो कैलकुलेशंस होती हैं, ये रीडिंग्स आती हैं एस्ट्रोनॉमर्स के थ्रू। जैसे कि आप दुनिया में देखें तो नासा है, पाकिस्तान में जो है उसके एतबार से भी एक इदारा है, तो ये जो रीडिंग्स होती हैं कि कौन सा प्लैनेट कब किस जगह पे होगा, कौन सा प्लैनेट किस स्पीड पे चल रहा है, कौन सा प्लैनेट रेट्रोगेटेड होना है, किस प्लैनेट ने कब अपनी डिग्रीज चेंज करनी है, ये सारी कैलकुलेटेड रीडिंग्स होती हैं एस्ट्रोनॉमर्स के थ्रू। एस्ट्रोनॉमर जो है वो है सिर्फ और सिर्फ स्पेस का नॉलेज, लेकिन जब आप उससे कोई चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे कि सूरज निकला, अब सूरज
आपके एरिया में और हर इंसान के लिए वो डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव रखेगा। ठीक है। कुछ लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, कुछ लोगों को दूसरे के मुकाबले में गर्मी नहीं लगेगी, आप दोनों एक साथ बैठे होंगे। इसी तरह जब चांद की मद्दोजर चेंज होती है और चांद जो है हमारे इमोशंस के ऊपर रिलेट करता है, ठीक है। तो आप समुंदर देखेंगे, समुंदर की जो लहरें हैं वो उसके मुताबिक तब्दील हो रही हैं। ठीक है। तो चांद का हमारे इमोशंस पे, हमारे मिजाज के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ठीक तो है। इसी तरह जब चांद और सूरज जो कि हमें नज़र आ रहे हैं और डायरेक्टली तौर पे हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो वो प्लैनेट जो कि स्पेसिफिकली तौर के ऊपर हमारी अर्थ के बहुत करीब हैं, उनकी रेज भी हमारे ऊपर इफेक्ट होती हैं। लेकिन वो चूंकि आपको नज़र नहीं आ रहे या नज़र आ रहे हैं वो सितारों की मानंद नज़र आते हैं, तो उस चीज़ को फिर अमली तौर पे आप दलाइल की तरफ नहीं लेके जा रहे हो। अच्छा। किसी भी फर्द की ज़िंदगी का जब आप जायज़ा लेते हैं तो इल्मुल नजूम जो एस्ट्रोलॉजी है, इसमें क्या तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी को अगर हम लोग देखेंगे तो जनरली तौर के ऊपर जो चीज़ देखी जाती है, जो कि बिल्कुल प्राइमरी लेवल के ऊपर, वो होता है आपका ज़ोडिक साइन। जैसे कि हर एक को पता है कि आसमान के ऊपर जो सितारों की कॉन्स्टलेशंस बनी हुई है, जिसको अब बुरूज अल्लाह ताला ने बोला गया है, सितारों की अशकाल जो है वो मुख्तलिफ बनी हुई है, और उन अशकाल को जब आप देखते हैं तो आपको वो लगता है कि कोई शेर बना हुआ है, कोई आपको लगता है बिच्छू बना हुआ है, कोई आपको लगता है कि मेंढा बना हुआ है। तो इसी तरह कॉन्स्टलेशंस है हमारी पूरी अर्थ के रिवॉल्व। अब वहाँ पे उन कॉन्स्टलेशन में जब दुनिया रिवॉल्व कर रही है शम्स की गिर्द, तो दुनिया जिस जिस कॉन्स्टलेशन से गुजरती है पूरे साल में, उस कॉन्स्टलेशन की तरफ अगर उसका जाविया होगा तो जो शख्स उस तारीख में पैदा हुआ है उसका वो ज़ोडिक साइन बन जाता है। अब ये जो ज़ोडिक साइन एस्ट्रोलॉजी होती है ना, ये बिल्कुल प्राइमरी लेवल एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है। अब जो मेन हमारी जो एक्सपर्टीज़ होती हैं वो होती हैं आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक। फिर उसके बाद आप पूरी दुनिया में किस खित्ते में पैदा हुए हैं। अब गूगल मैप ने इस चीज़ को थोड़ा सा आसान कर दिया लोगों को समझने के लिए कि आपने अपनी लोकेशन जब भेजनी होती है ना, तो लोकेशन आपकी जाती है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ लोगों को थोड़ा समझ आना शुरू हो गई है कि आपका तूल बर्ड्स और अर्जबल बताता है कि आप किस जगह के ऊपर मौजूद हैं। तो जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सा बच्चा किस टाइम के ऊपर, किस तारीख के ऊपर, किस इलाके और किस शहर में पैदा हुआ है, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डिफरेंट होगा, और जो कराची में पैदा हुआ उसका डिफरेंट होगा, जो पाकिस्तान से हट के अमेरिका में पैदा हो रहा है उसका डिफरेंट होगा, जो यूके में पैदा हो रहा है वो डिफरेंट होगा। अच्छा। फिर उसके बाद टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो कि बुनियाद रखती हैं किसी भी इंसान के चार्ट को बनाने। अब चार्ट आपके सामने होगा तो फिर आप उसको जायचा जिसको कहते हैं, तो उसको जायचा बोल दें, चार्ट बोल दें, ठीक है, उसे हॉरोस्कोप बोल दें या उसको कुंडली बोल दें, तमाम चीज़ें एक ही चीज़ है। अच्छा मुसव्विर, ये बताइए किसी शख्स की पैदाइश की तारीख और वक्त के मुताबिक सैयारे और सितारों की जो पोजीशन है उसका ये नासा और बाकी टेक्नोलॉजी को एक तरफ रखें तो वो कैसे आप लोगों को पता चलता था, या आपके अबौअजदाद को कैसे पता चलता था? देखिए सर, इसमें अगर हमारे अबौअजदाद तक बात करें ना, तब तक तो सोर्सेज वैलिड हो चुके होते हैं। लेकिन अगर बहुत पुराने हम लोग चले जाए ना, जो कि ग्रीक एस्ट्रोलॉजर्स, जो कि बहुत कदीमी नॉलेज चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी की भी जब बुनियाद हुई है तो एस्ट्रोलॉजी जो है ये अंबिया का नॉलेज है। और इसमें जो जिक्र हमें मिलता है हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का, कि ये हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है ये नाजिल किया गया था और उनको सिखाया गया था। और इसी एतबार से कुरान मजीद में भी अगर हम लोग देखें तो एक किस्सा बहुत मशहूर है कि या मुख्तलिफ रवायात में है। एक तो किस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मंसूब है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब कुछ लोग आए उनको अपने साथ लेके जाने के लिए, तो उन्होंने आसमान के ऊपर देखा और उसके बाद उनसे मुखातिब होकर कहा कि मैं बीमार होने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली उन्होंने कोई इस तरह की पोजीशन देखी होगी कि देख के उनको बताया, और वो जो लोग आए थे उनको अपने साथ लेके जाने के लिए उन्हें भी कुछ इस तरह का नॉलेज होगा जिस वजह से वो उनको छोड़ गए। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जितने भी काबे में बुत थे उनके बुतों को आपस में तोड़ के एक दूसरे को चीज़ें पकड़ा दी। इसी तरह एक और वाक़या है कि जिसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो एक गडरिए के पास आए, और गडरिए के पास आके उन्होंने ये कहा कि मुझे ये बताओ कि इस वक्त जिब्राइल जो है वो पूरी कायनात में किस जगह पे। अब वो गडरिया जो कि सिर्फ एक भेड़ बकरियां चलाने वाला था, उसने ज़मीन के ऊपर ना कुछ लाइंस ड्रॉ की, और वो लाइंस ड्रॉ करके उसने बता दिया कि यहाँ जिब्राइल जो है ना ही मशरिक़ में है, ना ही मगरिब में है, ना ही किसी और जगह पे हैं। इस वक्त जो मौजूद हैं या तो तुम हैं या मैं। तो यहाँ मुझे पता है कि मैं तो नहीं हूँ, तो जो तुम मेरे सामने बैठे हो तो तुम्हें पता है। तो ये वो मुकाम था जबकि इल्म नजूम जो है वो बहुत ज़्यादा
मेराज पे जा चुका था। अच्छा, ये इल्मे नजूम ही के इल्मे हवाले नजूम से ये के रवायत है या हाँ, ये जो मतलब ये एक जो वाकया है, ठीक है। तो इसमें ये था कि उस ज़माने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर चुकी थी कि लोगों की परफेक्शन इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, और उसके बाद फिर क्योंकि जब परफेक्शन इतनी ज़्यादा हो गई थी, लोग जो हैं वो नाउज़ बिल्ला शिरकिया तौर पे चीज़ों की तरफ चले गए थे। अच्छा, परफेक्शन पे आते हैं। आज का जो एस्ट्रोलॉजर है, क्या वो नासा जो बताता है कि कौन सा प्लैनेट या कौन सा बुर्ज और कौन सा साइन कहाँ है, उससे इस्तेफादा करते हैं? आप करते हैं? देखिए, या आपकी अपनी है जो आपके चल रही है सदियों से, डेवलप हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं। इसमें ऐसा होता है कि जो ग्लोबली तौर के ऊपर जितनी भी कैलकुलेशन है, जितनी भी प्रेडिक्शन चलती हैं, जितनी भी प्लानिटरी पोजीशंस की कैलकुलेटेड चीज़ें होती हैं, वो तमाम तर चीज़ें कैलकुलेटेड होती हैं अकॉर्डिंग टू नासा कह लें या एस्ट्रोनॉमर्स कह लें। एस्ट्रोनॉमर्स के थ्रू वो तमाम तर रीडिंग्स आती है, और वो रीडिंग्स अभी की नहीं है, वो रीडिंग्स आपको अगले 1000 साल की भी मिल जाएंगी, वो आपको अगले 5 साल की भी मिल जाएगी, जिसको आप एफेमरी मतलब जिसको आप एफेमरी बोलते हो, जिसको आप एफेमरी बोलते हैं। अब एफेमरी जो है वो अगर आपको अभी कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं कि जिनकी मदद से आप अगले 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल की प्लानिटरी पोजीशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद चांद का जो तुलू है, जो कि आप देखें कि एक शोर पड़ा होता है रोयत के मामले के ऊपर कि चांद नज़र आ गया कि नहीं नज़र आ गया, तो ये चीज़ हम लोग अगले आने वाले कम से कम 50 साल की ऑलरेडी अपने जंतरी में प्रिंट कर चुके हैं। तो नहीं होती, वो चेंज होता है, उसमें एक्यूरेसी होती है, उसमें एक्यूरेसी होती है, क्योंकि ये एक साइंटिफिकली तौर के प्रूवन चीज़ है कि जब शम्स और कमर की बात कर रहा हूँ, नहीं उसमें एक्यूरेसी होती है उसमें, क्योंकि साइंटिफिकली तौर के ऊपर ये चीज़ प्रूवन है कि जब शम्स और कमर का कंजंक्शन होगा ना, किरान होगा, उसके 12 घंटे के बाद आप जिस इलाके में होंगे वहाँ पे अगर मगरिब का वक्त हो चुका है, अंधेरे का वक्त हो गया है, तो आपको वहाँ पे चांद नज़र आएगा, और अगर 12 घंटे के टाइम कम है तो वहाँ पे चांद आपको नज़र नहीं आएगा। ये तो चीज़ अब मतलब बहुत कॉमन है। इवन नजूम के अंदाजे कितने फीसद सच होने के इम्कानात? देखिए, इसमें 100% तौर के ऊपर अगर कोई भी शख्स ये कहे कि जी 100% तौर के ऊपर मैं इसको जान रहा हूँ, तो वो तो शिरकिया तौर पर चीज़ है। इसमें आपके नॉलेज के अकॉर्डिंगली चीज़ें होती हैं, और उसको आप 90 to 95% जो है वो एक्यूरेसी की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन वो बुनियाद रखता है कि आप अब देखिए बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, मैं आपसे बड़ी चाह रहा हूँ कि स्पेसिफिक हमारी सवाल जवाब रही। इल्मे नजूम जो है किसी फर्द की ज़िंदगी के खुशियाँ गमियाँ क्या कुछ बताता है, उसका दायरा कार क्या है, ज़रा इस पे आए। देखिए, इल्मे नजूम आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ आपकी शनाख्त, जो पहचान है, जो आपकी सोच है, जो आपके मूड्स हैं, जो आपका करियर जिसमें आप ग्रो कर सकते हैं, जिसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है, आपकी औलाद कितनी होगी, आपकी शादी जो है कब होगी, कहाँ होगी, किस तरह होगी, वो कामयाब रहेगी नहीं कामयाब रहेगी, सबके अंदाजे लगा, अंदाजे नहीं, प्रेडिक्टिव रीडिंग्स हैं। मतलब अंदाजे तो और चीज़ है ना, अंदाज़ा लगाना जो है वो तो एक मजूब का काम है। अच्छा। अब मैं कह दूँ कि खालिद साहब तुसी बाहर निकल रहे हो, तानू जड़ा है फलाना बंदा मिल जाएगा, ये अंदाज़ा है। लेकिन जो चीज़ कैलकुलेटेड चीज़ होगी ना, अच्छा ये कैलकुलेटेड है, हतमी है, आप कहते हैं कि हतमी नहीं, हतमी बात जो है वो अल्लाह की है, ये कैलकुलेटेड चीज़ें है। और जब आप कैलकुलेशंस की बात करेंगे ना, तो जैसे आपके मैथ में एक फार्मूला होता है, आपको कोई भी चीज़ पूछा जाएगा ना कि इसकी मुझे वैलिड रीज़न बताएं, तो आपके पास एक वैलिड रीज़न होनी चाहिए। वो एक अलग चीज़ है कि आपकी प्रेडिक्शन गलत हो जाए, प्रेडिक्शंस गलत होती हैं, हमारी भी गलत होती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि हमारे पास उसके पीछे एक लॉजिक होती है। अगर आप विदाउट लॉजिक बात करेंगे ना, तो वो फिर अकल तस्लीम नहीं करती, लेकिन जब आप एक लॉजिक के ऊपर बात करेंगे तो लॉजिक होना अलग चीज़ है। लेकिन ये होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो हैं पिछले दिनों बता रहे थे कि जी खान साहब बाहर आ रहे हैं, खान साहब बाहर आने, एक शोर डाला हुआ था कि खान साहब बाहर आने वाले हैं। अब वो इस वजह से थी कि खान साहब के जायचे में जो ख़राब दौर चल रहा था, वो दौर उनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुका था। अब चूँकि चीज़ें हालात वाक़ियत कुछ इस तरह के बने हुए हैं कि उसके करीब करीब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, लेकिन मुकम्मल तौर के ऊपर वो बाहर नहीं आए। तो ये चीज़ आपके पास एक लॉजिक होना बहुत ज़रूरी है। मेरा यही सवालात थे आज जो आपसे करने थे, मेरा एक सवाल यही है कि हम देखते हैं कि टीवी चैनल पे बैठे 3 एस्ट्रोलॉजर हैं या 4 बैठे हुए हैं, एक ही फर्द की किस्मत का हाल बता रहे हैं और वो मुख्तलिफ पेशेनगोइयाँ करते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे 2 से 3 वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह कि उनके पास जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं उसकी उनके पास एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ ना हो, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ना हो। दूसरी वजह ये हो सकती है कि अगर उनका अपना नॉलेज जो है वो इतना ऑथेंटिक ना हो या उनकी अपनी प्रैक्टिस ना हो। ये 2 मेजर वजूहात हैं कि अगर आप बात कर रहे हैं किसी के बारे में और 10 बंदे भी करेंगे ना, 4 को तो आप छोड़ देंगे, 10 एस्ट्रोलॉजर भी बात कर रहे हैं और एक ही चार्ट और एक ही डाटा के ऊपर बात कर रहे हैं, तो फिर उसका जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा।
उसमें आप 19-20 का फर्क बोल सकते यही हैं, मैं लेकिन कह रहा हूँ, 18-20 आप का कह फर्क रहे हैं नहीं कि हो ये सकता। कैलकुलेशन हाँ, की गेम है मतलब सारी। उसमें 18-20 का फर्क नहीं हो सकता। अगर तो अच्छा। 18-20 का फर्क आ रहा है तो इट मीन्स कि ऑब्वियसली वो जिस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं उनके पास वो डाटा एक्यूरेट नहीं है। आपको प्रैक्टिस करते कितना अर्सा हो चुका है? वैसे तो बचपन से हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि हमारे वालिद लेकिन का है, अमली दादा तौर का पे है। अमली तौर प्रैक्टिस के ऊपर जो प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, जिसमें लोगों को फैज़ भी दे रहा हूँ, स्पेशली अभी मैं सिखा भी रहा हूँ, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं मेरे। ठीक है। तो इसमें को मुझे कम बेश कोई 15 से 18 साल हो चुके हैं। अच्छा, ये 15 से 18 साल में क्या आपको किसी एक शख्स या एक से ज़्यादा शख्स ऐसे का मुशाहिदा या मुतालिया या आपके इल्म में आया हो जिसके सितारों के मुताबिक उसकी किस्मत कुछ और होनी हो, लेकिन उसकी किस्मत कुछ और थी? देखिए, उसके हालात वाक़यात उसमें कुछ ऐसा और होता है कि उसमें ऐसा हुआ है कि नहीं, मैं पहले ये पूछ रहा हूँ। मुतअद्दिद केसेस ऐसे होते हैं। उसमें ये होता है कि सितारा आपको बता रहा है कि इस शख्स के जायचे में राजयोग लगे हैं, इस बंदे को जो है कामयाब इंसान होना चाहिए, लेकिन वो बंदा बजाय कामयाब होने के वो जो है अपनी ज़िंदगी में बदहाली का शिकार हो। अब उसके चार्ट में और उसके अमली तौर के ऊपर चीज़ों में दो चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ या तजाद में आ जाती हैं। अच्छा, और फिर उसमें तीसरी चीज़ भी इम्प्लीमेंट होती है, और तीसरी चीज़ उसमें आ जाती है कि एक शख्स जिसका चार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग या कामयाब चार्ट है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे कोई ऐसा बदनज़री का एलिमेंट होगा, कहीं ना कहीं पे कोई इस तरह का अमल उसकी ज़ात से सरअंजाम हुआ होगा कि जिसका वो अमल अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहा है। लेकिन शाह जी, कैसे हो सकता है जब एक बंदे की आप कहते हैं एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि ये बंदे ने कामयाब होना है, तो कामयाब होने के लिए उसके एसोसिएट जितनी चीज़ें हैं वो मुतहरक भी होगा, वो बेचैन भी होगा, आगे बढ़ने की लगन भी होगी, तो फिर वो एक नज़र लग गई तो वो फिर किधर गया उसका वो कामयाब? देखें, होने के लिए ना उसमें ये होता है कि अगर आप यहाँ पे बैठे हैं और आपको पता है कि बाहर आप निकलेंगे तो आपके लिए रिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने भी राज़िक होने का वादा किया है कि मैं राज़िक हूँ, लेकिन उस रिस्क को तलाश करने के लिए आपको निकलना पड़ता है। अब आपके चार्ट में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अल्लाह ताला जो है आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, लेकिन आप जो है हट दरमी के ऊपर बैठे रहें और आप उन चीज़ों को अवेल ना करें। अच्छा, वो मैं आपको इंटरव्यू करने या से फॉर पहले एग्जांपल जो कर रहा था आपके इल्म से मुताल्लिक जो चीज़ें पढ़ रहा था, सर्च कर रहा था, तो वो था कि भी आप जो एस्ट्रोलॉजी वाले हैं उनका दावा है कि ये जो सितारे हैं या बुरूज हैं, ये इंसानी मिजाज पर, उसकी हरकत व सकनात पर, उसके एटीट्यूड पर और असरअंदाज इन्फेक्ट होते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर एक बंदा पैदा ऐसे में हुआ है या उसके वो दिन वो चल रहे हैं जो बड़ी तरक्की के हैं, जैसे अभी हम सुनते हैं जी ये ख़त्म होगी 60-70 अभी, तो फिर वो कोई एक फ़र्ज सुस्तुल वजूद कैसे हो जाता है? देखिए, इसमें दिन भी अच्छे चल रहे सबसे हैं। पहले जो आपने वर्ड यूज़ किया ना, दावे वाला वर्ड जो है वो प्रॉपर्ली ठीक नहीं है। अच्छा, ये दावा मतलब हमारा यहाँ एस्ट्रोलॉजर का नहीं होता, ये दावा जो है ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक चीज़ बयान कर दी है जी, कि जो चांद सितारे या चांद की जो मनाजिल हैं वो आपके मिजाज और आपकी शख्सियत या पर्सनालिटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो रहा है। अब उसमें ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जायचे में आपका ख़राबी का दौर ख़त्म हो गया, जैसे कि आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया था 60-70 का, जो कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर यूज़ कर रहे होते हैं, और गो कि उनको ये भी नहीं पता होता कि 60-70 लग कैसे रही है और बाकी लग भी रही है कि नहीं लग रही है, और 60-70 लगी भी है तो हर शख्स के ऊपर एक तो 60-70 ना एक जैसी नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी 60-70 शुरू होगी तो आपको 60-70 के ज़माने में नुकसान होने की बजाय फ़ायदा और इज़्ज़त मिलना शुरू हो जाएगी। मेरी 60-70 अगर शुरू होती है तो मेरे चार्ट में कुछ प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी होंगी कि वो 60-70 मुझे जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। तो 60-70 हर एक बंदे को एक जैसा अफेक्ट नहीं करती, ठीक है, वो भी डिग्री वाइज चीज़ें कैटेगराइज हो। अब उसमें जो चीज़ मेन आपका क्वेश्चन है कि एक बंदा जिसके जायचे में कामयाबी के सितारे हैं और उसको ज़िंदगी में कामयाब होना चाहिए, लेकिन अब वो बेचारा पैदा हो गया है जाके बलूचिस्तान के इलाके में, जहाँ पे आपको वसाइल नहीं है, जहाँ पे आपके हालात तंग हैं, जहाँ पे आपको तलीम नहीं मिल रही, जहाँ पे आपको रोज़गार नहीं मिल रहा। अब उस बंदे ने अपने इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस में जो तलीम हासिल की, जो उसने नॉलेज सीखा, जो उसने हुनर सीखा, वो अपने जितने सर्कल में होगा ना, वो सर्कल का वो बादशाह होगा। अब जो बंदा जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी में पैदा हो गया, उसको वहाँ पे वसाइल मिल के, उसने तलीम भी हासिल की, उसने PhD भी कर ली, उसने बाकी चीज़ें भी कर ली, उस नॉलेज या उस मेयार के मुताबिक जो उसको पर्सपेक्टिव ओपन होगा वो वहाँ का बादशाह या किंग होगा। तो जो बंदा जिस जगह पे पैदा हो रहा है, वो एक तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे पैदा हो रहा है। अब यही बंदा अगर पैदा हो जाता है किसी अफ्रीकन जंगलों में, अब वहाँ पे आप ये समझें कि वो वहाँ का बादशाह होगा कि ये बंदा शिकार बड़ा चंगा करता है,
इन्नू भेजे अगर वो हर दफ़ा जानवर मार के लेके आए। अच्छा, लेकिन शाह जी एक बात बताएं कि बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम पे इस तरह के तजर्बे हैं, स्टडीज़ मौजूद हैं नेट पे कि किसी ग्रुप ने कोई 10 बंदे या 15 बंदों के ग्रुप का मुशाहिदा किया, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका साइन और एक ही था, ठीक है। इसके बावजूद उनके हालात वाक़यात या उनकी किस्मत जिसे कहते हैं वो मुख्तलिफ थी। एक ही ज़ोडिक साइन के अंदर, एक ही पूरे महीने के अंदर जो ज़ोडिक साइन होता है उसमें लाखों करोड़ों इंसान पैदा हो रहे हैं। अब लाखों करोड़ों इंसान जब एक ही ज़ोडिक साइन के अंदर पैदा होंगे, उसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, और हर मुल्क या हर शहर या हर खित्ते में पैदा हो रहे हैं, तो ज़ोडिक साइन एस्ट्रोलॉजी हर शख्स के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होती। अगर आप 10 बंदों की स्टडी को इकट्ठा कर रहे हैं कि 10 बंदे एक ही डेट को पैदा हुए हैं, फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो 10 के 10 बंदे एक ही शहर में भी पैदा हों और वो 10 के 10 बंदे एक ही टाइम के ऊपर पैदा हों। टाइम में आपको 10-15 मिनट आगे पीछे कर लें, ठीक है ना, टाइम आप 10-15 मिनट लाहौर शहर में एक ही वक्त में एक ही दिन में हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं बिल्कुल बेशुमार लोग पैदा होते हैं। हाँ, तो अब वही जैसी किस्मत देखें, लाहौर को भी आप छोड़ दें, आप लाहौर के साथ हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वहाँ पे चले जाएं, ठीक है। एक ही टाइम पे जो है इंडिया में भी एक बच्चा पैदा हो रहा है, एक ही टाइम पे पाकिस्तान में भी पैदा हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक आधे घंटे का डिफरेंस है, यहाँ आपके जो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का फ़र्क होगा। जी जी जी। उसमें पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि इस आधे घंटे में आपका या टाइम जोन के मुताबिक आपका शायद असेंडेंट भी, राइजिंग साइन भी चेंज ना हो, वरना हो जाएगा थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के मुताबिक। लेकिन अगर आप पंजाब की 2 शहर ले लेंगे तो उसमें आपका ना असेंडेंट चेंज नहीं होगा। अच्छा, ये वैसे सर्कल कितना को है, मैं ये इसका रेडियस कितना है? मसलन लाहौर है और लाहौर के रेडियस में कितनी दूर तक वो पैदा हो तो उसको आप लाहौर वाले एंगल में उसका सीधा तो देखिए, इसमें आप लाहौर को तकरीबन ले जाएं यहाँ से कोई गुजरांवाला तक, और दूसरी साइड से आप ले जाएं इसको पत्तोकी तक, यहाँ से आप ले जाएं रायबंड वाली साइड तक, दूसरी साइड से कसूर तक ले जाएं। तो ये जो पूरा रेडियस जड़ा वाला में पैदा हुआ है, मतलब ये जो रेडियस है तकरीबन ये आपका एक ही असेंडेंट के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक ही, क्योंकि हमारे पास जब कोई शख्स आता है और वो अपना बताता है जैसे कि मैं किसी विलेज में पैदा हो गया हूँ, किसी गांव में पैदा हो, किसी चक में पैदा हो गया, अब हमारे पास वहाँ का क्योंकि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एग्जैक्ट नहीं होता, तो हम जो करीबी शहर होता है ना मेन, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है। अब दोबारा से फिर आपकी उसी स्टडी के ऊपर बात करते हैं जो कि आप लोगों ने 10 बंदों की स्टडी के बारे में बात की, क्योंकि बात मुकम्मल होगी तो आगे कंटिन्यू होगी। प्लीज। अब उसमें एक चीज़ तो मैं ये बता रहा था कि उन 10 के 10 को एक ही जगह पे पैदा होना चाहिए, एक ही टाइम पे पैदा होना चाहिए, और फिर इसमें एग्जाम्पल मैंने की है इंडिया और पाकिस्तान की, कि एक ही टाइम पे और एक ही जगह के ऊपर 2 मुख्तलिफ मुल्कों में 2 लोग पैदा हुए। अब एक को ब्रोटअप होते साथ ही, पैदा होते साथ ही जो रिलीजियस बाउंड्रीज मिल रही हैं वो रिलीजियस बाउंड्रीज बिल्कुल डिफरेंट है। जो यहाँ पे पैदा हो रहा है उसको रिलीजियसली तौर के ऊपर कॉन्सेप्ट या पर्सपेक्टिव एक डिफरेंट मिल रहा है। एक तो ये चीज़ डिफरेंट हो गई कि उसका विजन और चला गया, उसका विजन और चला गया। उसके बाद अगर वो किसी ऐसी जगह पे पैदा हो रहा है जहाँ पे उसके वालिदैन तलीम अफोर्ड कर रहे हैं, उसको लग्जरीज दे रहे हैं और उसको वो तमाम तरह आसाइशें मौजूद हैं जो कि उसको मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ वो ऐसे ख़ानदान में पैदा हो गया जहाँ पे वो तलीम नहीं हासिल कर पाया, लेकिन फिर भी ज़हीन था, इंटेलिजेंट था, उसने कोई हुनर सीख लिया और वो उस तरफ निकल गया। तो ये चीज़ें बेसिकली डिपेंड करती हैं, सिर्फ आपकी किस्मत या आपका चार्ट जो है वो चीज़ डिपेंड नहीं कर रहा होता कि 2 बंदे एक ही जगह पे पैदा हो रहे हैं तो उनकी मौत और ज़िंदगी एक ही जैसे होनी चाहिए। उनकी बेसिकली जो ब्रॉटअप होता है, उनके जो इमोशंस होते हैं, उनके थॉट्स होते हैं, फिर उसके बाद एक इंसान की अपनी नेचर फितरत होती है कि वो चीज़ों को परसीव कैसे कर रहा है। अब यही एग्जांपल अगर आपको मैं थोड़ा सा इसी में स्पेसिफाई कर देता हूँ, क्योंकि ये सवाल आपकी तरफ से आना चाहिए था लेकिन मैं आपको इसमें स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि जो ट्विन्स होते हैं, अब 2 ट्विन्स होते हैं, वो एक ही टाइम पे पैदा हो रहे हैं, एक ही शहर में पैदा हो रहे हैं, एक ही हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं, लेकिन उन ट्विन्स में से एक की शादी हो जाती है और दूसरी बेचारी बैठी हुई उसकी शादी नहीं हो रही, या एक शख्स जो है वो PhD कर लेता है और दूसरा बेचारा बैठा हुआ वो मैट्रिक भी नहीं क्लियर कर रहा। तो उसमें ये होता है कि उसमें काबिलियत, सलाहियत, हुनर, चीज़ें, तमाम तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन उसने राइट टाइम के ऊपर जो राइट डिसीजन करना था वो उसने नहीं किया। ठीक है, एक तो ये चीज़ आ गई। आप तो कहते हैं कि जी वो सितारा उसको सुस्त रखेगा, सितारा उसको मुतहर्रिक रखेगा, आपके इल्म में जो एक इस तरह की बातें आती हैं, तो जो करते हैं वो गलत कर रहे होते हैं ना। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो ये कि बातें इस करते हैं, इल्म में जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो गलत लोगों को परसीव करते हैं। यानी हर फर्द के पास उसके जो हालातों वाक़यात हैं, जो उसका ब्रॉटअप है, उसके अंदर उसका सुस्सल वजूद होना, मुतहर्रिक होना,
ठीक वो है। तमाम चीजें वो- हैं, मतलब वो- अगर वो बंदा एक्टिव है, उससे मुतहर्रिक उसके है, सितारे का कोई लेना देना नहीं नहीं, अगर वो बंदा एक्टिव है, मुतहर्रिक है, और अगर वो ठीक। इस ज़ोडिक साइन में पैदा हुआ है कि वो आतिशी मिजाज से ताल्लुक रखता है, ठीक ठीक है, है। अब उसको अगर ब्रॉटअप या सर्कमस्टेंसेस नहीं मिल रहे तो उसको जब जिंदगी में जहाँ पे जो मौका मिलेगा वो वहाँ पे अपनी एक्टिवनेस शो करेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सुस्तुल वजूद ही रह जाएगा ठीक और उसकी पर्सनालिटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा ऐसा है कि जिसका ज़ोडिक साइन ऐसा है कि वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, थोड़ा सा जो है वो हाकिमियत पसंदी की तरफ आ जाता है। अब वो बंदा जहाँ पे होगा, जिस तरह का होगा, वहाँ पे उसकी वो कमांडिंग फेज आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो जॉब कर रहा है तो वहाँ पे वो कमांडिंग फेज में नहीं होगा। ठीक है। जॉब भी कर रहा होगा लेकिन मजबूरी की हालत में कर रहा होगा कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं। ठीक है। और वही शख्स अगर अपना बिजनेस भी कर रहा होगा तो दोनों की नेचर पर्सपेक्टिव एक जैसा होगा, लेकिन हालात के अकॉर्डिंगली चीज़ें जो हैं वो उसके ब्रॉटअप को थोड़ा चेंज कर जाती है। ओके, पाकिस्तान और इंडिया एक वक्त एक साथ में बिल्कुल। एक लम्हे में माद वजूद में आए, इसके यहाँ पे बावजूद अब आप चीज को समझने की जरूरत है। हाँ, अब यहाँ ये पे बताएं यहाँ पे कि वो हमारे पॉइंट यहाँ- इम्प्लीमेंट होगा। नहीं, मेरा सवाल पूरा हाँ, समझिए बिल्कुल कि बिल्कुल हमने बहुत सारी मार खाई। बिल्कुल। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कभी भी जो हुकूमती जमहूरियत नहीं चल पाई, मतलब बंदोबस्त बार है। बार मार्शल लॉ लगा और Yes, ये चीज हुई। उधर नहीं लगा। अब यहाँ पे आपको मैं चीज समझा दूँ। हाँ, ये लैपटॉप पड़ा हुआ, मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे निकाल के खुद जायजा बना ले, मैं भी नहीं बनाता, मैं आपको ठीक। सिर्फ डाटा बताता हूँ, ठीक है। आप खुद बना लें या कोई सॉफ्टवेयर पकड़ लें, आप अपने मोबाइल में ऐप कर लें, आप मोबाइल की ऐप भी छोड़ें, आप एआई खोल लें, ठीक। एआई को डाटा दें कि इस टाइम के ऊपर ये मुल्क बन रहा है, एक मुल्क का टाइम जोन रख ले दिल्ली का, दूसरे मुल्क का टाइम जोन रख ले कराची का। कराची में बना था ना, ठीक है। तो अच्छा, कराची और दिल्ली का जब आप टाइम जोन निकालेंगे और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड निकालेंगे, जिसको आप टूल बर्ड्स और अर्ज बल्ब बोलते हैं, ठीक है। जिसका मैंने आपको ये बताया था कि गूगल मैप ने बड़ा आसान कर दिया अब लोगों को ठीक, समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम अपने मौजूद अब पे। ये जो चीज़ है ना, ये डिफरेंशिएट करती है कि आपका जो जायचे सिर्फ का पहला दिल्ली और घर है, कराची के मरकज चेंज हो होने जाता से है, जायचा इतना चेंज हो फर्क आ जाता गया। है, चेंज हो जाता है। पाकिस्तान का जायचा अगर आप बनाएंगे ना, तो पाकिस्तान का जायचा 1947 का जो बनेगा कराची के मरकज का, वो असेंडेंट आएगा एरिस। इंडिया का जब आप जायचा बनाएंगे दिल्ली से, तो वो बनेगा टॉरस। अच्छा, अब एरीज रूल कर रहा है स्टैब्लिशमेंट, एरीज रूल कर रहा है इंतशार को, अग्रेसिवनेस को, पॉजिटिविटी को, इम्पल्सिव रिएक्शंस को। टॉरस रूल कर रहा है किसको? क्रिएटिविटी को, लग्जरीज को, इंडस्ट्री को और खेल तमाशे को। तो यानी आप आपको क्लियर कहना के तौर पे है चीजें देखें। हमें सिर्फ कराची में हमारा दारुल नहीं, हुकूमत था, अभी उसी से- अभी एक अच्छी चीज ये हुई है जी। जो कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मिस कर देते हैं, मैं उनके ठीक लिए है। भी ये चीज बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी प्रोग्राम देख रहे होंगे, जी, तो मेरी कोशिश होती है कि लोगों को ना हम गाइड करते हैं। तो अभी हमने जो स्टडी की है पाकिस्तान के जायचे में ना, जो पाकिस्तान का जायचा है 1947 का, ठीक है। अभी तक जितने मार्शल लॉ लगे, अभी तक जितनी आपके प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, ठीक है। आप उन सारों के तरीके निकाल के देख लें कैलेंडर में, मुझे कहेंगे मैं भी आपको दे दूंगा, हमने प्रिंट की हुई है। हर इवेंट जो मार्शल लॉ का लग रहा है वो मंगलवार दिन लग रहा है। ठीक है। तो ये कोई एक इम्तजाज तो नहीं हो सकता ना, एक इतफाक नहीं हो सकता। पाकिस्तान जो बन रहा है वो बन रहा है असेंडेंट मार्स में। मार्स असेंडेंट का ताल्लुक है ट्यूसडे के साथ, मंगल के साथ। जी, ठीक। और हर सख्ती, हर परेशानी, हर मुसीबत, हर चीज़ आ रही है, मार्शल आ रहा है मंगल के दिन। ठीक है। इसी एतबार से अब पाकिस्तान का जायचा चेंज हो चुका हुआ है, और पाकिस्तान का जायचा जाके चेंज हुआ है तकरीबन कोई 1971 में, जब पाकिस्तान का जोग्राफिकल मैप जो है वो चेंज हुआ था। अच्छा, जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक दौर के ऊपर नक्शे पे उभरे थे, तो वो एक पाकिस्तान का पुराना जायचा है जो कि ओरिजिनल बुनियादी जायचा है। उसके बाद पाकिस्तान का जो हम लोग लेते हैं ना न्यू चार्ट, न्यू चार्ट पाकिस्तान का आता है 1971 का। तो फिर हम दोनों चार्ट्स को सामने रख के उसके मुताबिक प्रेडिक्शंस दे रहे होते हैं। ठीक है। अब 1971 का अगर आप चार्ट देखेंगे ना, तो 1971 का जो चार्ट है उसका असेंडेंट आ जाता है टॉरस। अब 1971 के और उससे पहले के अगर आप हालात देखेंगे तो उसमें अक्सर आपको बहुत सारी चीज़ें तब्दीली की तरफ नजर आएंगी, चीज़ें जो हैं आपको सिस्टमाइज तब्दीली की तरफ नजर आएंगी। और उसके बाद अब पाकिस्तान का अभी का जो चार्ट चल रहा है, उसमें पाकिस्तान के जायचे में एक बहुत अच्छा दौर स्टार्ट हुआ है सैटर्न का, जो कि हुआ है 2024 में। जी। 2024 से ये दौर स्टार्ट हुआ है और इसने रहना तकरीबन कोई
30 साल ही अच्छा दौर होता है सैटर्न का, ज़ुहल का, क्योंकि पाकिस्तान के जायचे में शुरू हुआ है। अब 2024 से लेके अभी आप देखें सिर्फ तकरीबन 1.5 साल गुजरा है। अब इस 1.5 साल के अंदर अंदर चीज़ें जो है वो अपने असल की तरफ रिटर्न होना शुरू हो रही हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो इंसान को रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ लाता है। हकीकतें जो है आश्कार होना शुरू हो जाती हैं, लोगों में शऊर बेदार होना शुरू होता है और लोग जो है वो रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ आ जाते हैं। तो 2024 से लेके अब तक पाकिस्तान के जायचे में जो ये टर्न स्टार्ट हुआ है सैटर्न का, ये ग्रेजुअली तौर के ऊपर जैसे जैसे हर साल चेंज होता जाएगा, हर साल आपको पाकिस्तान की चीज़ें तब्दीली की तरफ नजर आएंगी, पॉजिटिव साइड। अच्छा, 2024 से 2030 तक आप फरमा रहे हैं कि वो 30 साल है अभी, मतलब 2024 में आप 30 साल जमा कर दें, ठीक है, तो ये तकरीबन को मैं 2054 तक चला जाएगा, 54 तक जो है। अब ये जो 54 ये रूज का ये दौर है, एक पाकिस्तान का ग्रेजुअली तौर के ऊपर रूज का टाइम, ग्रेजुअली आहिस्ता है, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो पाकिस्तान को मिलना शुरू होगा इस साल 2025 15 मई के बाद से। मुल्क में ये जो सियासी एक इंतशार है, कुछ जमातें जो हैं वो अग्रेसिव हैं, कुछ ज़रा धीमी चल रही हैं, कुछ उभरने की कोशिश कर रही हैं मौके, तो मुल्क में सियासी इस्तेकाम कब तक आएगा? देखिए, मुल्क में सियासी इस्तेकाम जो है इस साल तो नहीं आ रहा, ठीक है। और इस साल का अगर आप मैगजीन में लेके आया था, आप निकाल के देखें हमारे आईने किस्मत, हम लोग उसमें आने वाले ना 2 से 3 महीने की प्रोडिक्शंस दे रहे होते हैं, ठीक है। अभी ये जो मार्च का महीना हम गुजार के आए हैं, मार्च के महीने में एक तो रमज़ान था, फिर रमज़ान के महीने में 2 ग्रहण लगे थे, एक लगा 14 मार्च को और एक लगा 29 मार्च को। फिर उसके बाद 29 मार्च वाला जो शमसी ग्रहण था, गो के वो पार्शियल इक्लिप्स था, वहाँ पे 7 सितारे इकट्ठे हो रहे थे। अब ये जो 7 सितारों का एक ही घर में इकट्ठा होना है और जहाँ पे ग्रहण लग रहा है, ये कोई एस्ट्रोलॉजिकली तौर के ऊपर एक छोटा इवेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। और पाकिस्तान के जायचे में ये जो लगा है, ये लग रहा है पाकिस्तान के जायचे के पार्लियामेंट के हाउस में, तो जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान में अब आपको पार्लियामेंट में बहुत सारे चेहरे तब्दील होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। चीज़ें जो हैं बड़ी तेज़ी से तब्दीली की तरफ जाएंगी। जो चेहरे आपको भी बैठे हुए नजर आते हैं हुकूमती शख्सियात के तौर के ऊपर, ये चेहरे तब्दीली की तरफ जाने जा रहे हैं। और उसके बाद गो के ये जो दोनों क्लिप रमज़ान के महीना में लगे हैं, इसके ऊपर एक इस्लामी तौर के ऊपर भी अगर हम लोग देख ली जाए, तो इस्लामी तौर के ऊपर भी इसके बारे में ना एक मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस हैं कि कोई भी ग्रहण, जब 2 ग्रहण इकट्ठे लगेंगे रमज़ान के महीने में, तो ये कुर्ब क़यामत के करीब की निशानियाँ भी हैं, कि कुर्ब क़यामत की निशानियों में से हैं, जिसमें इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर जो है वो और जल्द करीब हो जाएगा। और ये जो ग्रहण लगा है, इस ग्रहण को अगर हम पीछे माजी में देखें ना, क्योंकि हम कोई भी चीज़ जब प्रेडिक्ट करते हैं तो हम उसको फिलबदी प्रेडिक्ट नहीं कर रहे होते, ऐसा नहीं होता कि मतलब ये चीज़ हुई और हमने प्रेडिक्ट कर दी, हम वही कैलकुलेशंस को देखते हैं माजी में, कि आपके माजी में जब ये चीज़ें हुई थी तो तब हालात किस तरह गए थे। इसके ऊपर जो है मैं थोड़ी सी रिसर्च भी करता हूँ कैलेंडर कहानी के नाम से, कि जो अभी हमारा कैलेंडर चल रहा है, ये 9 नंबर के अंडर आता है 2025 का, और मरीख के अंडर आता है। तो पाकिस्तान में 2025 का कैलेंडर जब कब रिपीट हुआ था पहले, और तब क्या हालात हुए थे, इसी तरह हम लोग देखते हैं कि जो ग्रहण के साथ जो कंजंक्शन बना है, ये दोबारा माजी में पहले कब बना था। तो पहले जो ये बना था 2019 में, तब कुछ 6 सितारे इकट्ठे हुए थे, और उसके फ़ौरन बाद जो है पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली आई थी कोविड की सूरत में, कि पूरी दुनिया लॉकडाउन की शक्ल में चली गई थी, बहुत सारे लोगों के रोज़गार जो है वो ख़राबियाँ परेशानी की तरफ गए थे। अब ये जो कंजंक्शन बना है ना, इसके बाद भी आपको ग्लोबली तौर के ऊपर पूरी दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ नजर आएंगी। और अच्छी के बुरी सर अभी देख लें आपने, ये जो डोनाल्ड का टैरिफ आया, ये क्या है, मतलब लोगों का ट्रम्प का जो टैरिफ आया, जो वो पूरी दुनिया देखना कि माशी तौर के ऊपर चीजें ग्रहण की कारस्तानी देखे ना। अब उसको तो मैंने नहीं कहा ना कि भाई तुम ये कर दो, ठीक है ना, यहाँ उसको आपने तो नहीं कहा ना, नहीं, लेकिन अब ये देखें कि ये के तौर पे कहते हैं कि ये ऑब्वियसली देखे ना, ये हमने 2 ग्रहण की ही कारस्तानी, 2 ग्रहण नहीं, आप इसको आखिरी ग्रहण वाले को ले लें जहाँ पे 7 सितारे भी। तो ये बात कहाँ तक जाएगी सर? ये बात जो है अच्छी खासी खराबी की तरफ जाएगी। ग्लोबली तौर के ऊपर काफी सारे लोग इसमें बड़े पैमाने पे मुतासिर होंगे। इससे खित्ते इफेक्ट होंगे? नहीं, माशी तौर पे तो इसमें हर मुल्क इफेक्ट होगा ना, जैसे कोविड के ज़माने में हर मुल्क माशी तौर पे इफेक्ट होगा, ये माशी तौर के ऊपर इसमें इफेक्ट होगा। लेकिन उसमें ये है कि चूंकि पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान के जायचे में, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान के जायचे में ये लगा था पार्लियामेंट के हाउस में, तो पाकिस्तान के जायचे में पार्लियामेंट के हाउस में लगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हुकूमती तौर के ऊपर मसले होंगे, यहाँ पे एहतजाजी रैलियाँ निकलेंगी, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीकें शुरू होंगी। और ये अनकरीब जो टाइम आ रहा है ना, जून जुलाई का, इसमें जैसे ही अभी जुपिटर ने पोजीशन चेंज करनी है, सैटर्न ऑलरेडी पोजीशन चेंज कर चुका है। आप कह रहे हैं कि अगर बजट अच्छा देंगे, अवाम तो उस बजट दे देगी, बजट गवर्नमेंट ने थोड़ी देना,
कैसी बात है, अगर आप सहाफ़ी और फिर भी आप जो है ये समझ रहे कि बजट गवर्नमेंट ने देना है। मियां नवाज साहब का मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल उनका बड़ा रोशन मुस्तकबिल है, मज़े कर रहे हैं वो, जो सियासत सारी में। उम्र उन्होंने माल लपेटा उसको एंजॉय कर रहे हैं, और क्या करना उन्हें। अच्छा, मतलब सियासत में अब पुराने चेहरों की जगह नहीं है, नहीं। सियासत में आपको अब नए चेहरे नजर आएंगे। तो इसका मतलब है इमरान भी दोबारा इक़्तिदार में आते हुए देखें? इमरान खान साहब का इक़्तिदार वाला टाइम अभी फ़ौरन नहीं है, उनके जायचे में कतई तौर के ऊपर इतनी कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है कि वो दोबारा फ़ौरन इक़्तिदार में आ जाए, अनटिल एंड अनलेस उनको ला के बिठा ना दिया जाए कि एक कुर्सी है तुसी बैठ जाओ। तो फिर अच्छा, उसमें फिर सितारे कुछ नहीं करते। अच्छा कोई सितारों से भी आगे जहान खलाई मखलूक भी होती है ना सितारों से ऊपर। सर उनके जायचे में जो ख़राब पोजीशन थी ना खालिद साहब, उनके जायचे में ख़राब पोजीशन जो है ये पिछले साल के खात्मे के साथ ही ख़त्म हो चुकी हुई है, ठीक है, और अभी उनके जायचे में कतई तौर के ऊपर ऐसी कोई सख्ती या परेशानी वाली चीज़ नहीं है ठीक है, कि उनको को बहुत ज़्यादा अरसा लंबा अरसा रोका जाए। ठीक है, असूली तौर के ऊपर उनके चार्ट के मुताबिक, प्लानिटरी पोजीशंस के मुताबिक उनकी रिहाई जो है वो इस साल के शुरू में हो जानी चाहिए थी। अभी जो चीज़ें डिले या तखीर का शिकार हैं वो अब वही आपकी चीज़, कैलकुलेशन क्या है? हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक अनकरीब जब ये जुपिटर ने अपनी पोजीशन चेंज करनी है मिड ऑफ मई में, तो इंशाल्लाह मंथ ऑफ मई में काफ़ी हद तक वो अपने चाहने वालों के दरमियान होंगे। मरियम नवाज साहिबा के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? मरीम नवाज साहब का जायचा जो है ना, असूली तौर के ऊपर जब इन्होंने ओथ लिया था, कोई भी ओहदा स्टार्ट किया जाए, कोई भी काम शुरू किया जाए, उसका ना ओथ का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। जैसे कि हम किसी भी बच्चे के पैदाइश का टाइम ले रहे हैं, ठीक। किसी भी मुल्क के बनने का टाइम लेते हैं, तो ठीक। उसी के अकॉर्डिंगली हम किसी भी शख्स का जो टेन्योर होता है उसको ओथ के टाइम से हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारी जो पीएम हैं या हमारे जो सीएम साहब हैं, दोनों के ओथ के टाइम अगर आप उनकी पुराने डाटा में से निकाल लेंगे, जब वो हल्फ ले रहे हैं, उनके हल्फ का टाइम का अगर आप चार्ट बनाएंगे तो वो कोई इतना अच्छा चार्ट नहीं है, वो चार्ट इतना अच्छा नहीं है, और उसमें चीज़ें जो हैं वो कतई तौर के ऊपर इनकी 5 साल तो मुकम्मल होती हुई नज़र नहीं आती। और सेकेंडली तौर के ऊपर उनकी अपने ज़ाती चार्ट में देखा जाए तो ज़ाती चार्ट के एतबार यानी से आप कह रहे हैं कि ना सीएम साहबा 5 साल वज़ीर आला रह सकेंगी और ना पीएम, दोनों के जायचे में एक मियां ना शहबाज मुनकलिब- शरीफ साहब पाकिस्तान दोनों ने में जब ओथ लिया था तब मुनकलिब जायचा तलू था, और मुनकलिब जायचे में कोई भी काम किया जाए तो वो अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं होता। और सेकेंडली जब हमारे पीएम साहब ने ओथ लिया था उस टाइम के ऊपर कमर दर अक्रब का भी टाइम था, तो कमर दर अक्रब जो है यानी कि मून इन स्कॉर्पियो, ये आइमा के नज़दीक भी बहुत ख़राब टाइम है किसी भी नए काम की इब्तिदा से। अच्छा। तो मेरे ख्याल से ये कोई साजिश उनके ख़िलाफ़ की गई थी कि वो इस टाइम में ख़राब टाइम में ओथ लें ताकि तमाम तर मलबा चीज़ें उनके हक़ में जाएँ, फिर उसके बाद जो नया चेहरा है वो चीज़ें को फ्रेशली तौर के ऊपर चल सके। नया चेहरा कौन है? क्या बिलावल भुट्टो को देख रहे हैं आप? नहीं, बिलावल साहब का जायचा जो है वो कतई तौर के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है वक्ती तौर पर। ठीक है, तो उन्हें ये मुस्तकबिल करीब में वज़ीर-ए-आज़म बनता देख रहे हैं आप? बिलावल साहब के जायचे में ना कमो बेश भी तकरीबन कोई, जब तक ये सैटर्न की पोजीशन अभी चलनी है कि जून 2027 तक, अभी रिसेंटली सैटर्न चेंज हुआ है 29 मार्च को 2025 में, ठीक है, तो 2027 से पहले अगर इलेक्शंस हो रहे हैं ना, तो उन इलेक्शंस में तो बिलावल नहीं नज़र आते कि वो किसी भी तौर के ऊपर लीड कर लें इस मुल्क को। उसके बाद उनके जायचे में पोजीशन थोड़ा सा फेम वाइज बेहतरी की तरफ आएगी। आपका कहना ये है कि हमारी पार्लियामेंट में, हमारी सियासत में बहुत थोड़ा वक्त रह गया और नए चेहरे जो हैं वो सामने आ जाएंगे और कमांडिंग पोजीशन में आ जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो की भी बारी नहीं आएगी, फिर ये लोग कौन होंगे? ये मतलब हमारी सियासी जमातों में तो ज़ाहिर बात है वो एक तो मरूसियत, तो ज़ाहिर बात है, आप देखें ना, मरूसियत तो अपनी जगह भी पाई जाती है, लेकिन है। उसमें ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ना वो मरूसियत से लोग भी बेजार हो रहे हैं, ठीक है, और जो लोग मरूसियत को बार बार लेके आ रहे थे वो भी बेजारी का शिकार है। ठीक है, तो इसी एतबार से नए चेहरों में आप देखेंगे आपको एक बड़ा फ्रेश चेहरा रिसेंटली नज़र आया था एज अ निगरान सीएम, फिर उसके बाद उनको आउट ऑफ द वे जाके मोहसिन नकवी साहब क्या बात है? मोहसिन नकवी साहब जी, ले लें जी। मिसाल के तौर पर, कि आउट ऑफ द वे जाके वजारत भी मिल जाती है और बाकी चीज़ें भी मिल जाती हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान की जो सियासत है ना, इसमें आप लेकिन कतई वो तौर के ऊपर ये सियासी चीज़, उसमें तो आप तो मतलब आप इलेक्शन नहीं बिलावल होंगे, का जो चेहरा है वो एक कोई तरफ नया तो आपकी नहीं। ठीक है, बिलावल ठीक है। का चेहरा, और और आप कह रहे हैं कि elections- बिलावल जो है हाँ, उनके मुस्तकबिल जायचे करीब में कहीं वो उनके जायचे में भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है कि वो पाकिस्तान को किसी भी तौर के ऊपर एज अ प्राइम मिनिस्टर लीड कर लें। ठीक ये है। उनकी चीज़ें भी इतनी स्ट्रेंथनिंग नहीं। ठीक है। अभी बहुत सारे चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आया कि ये जो 29 मार्च का यही जो ग्रहण सी मैं बात को आगे ले गई, ये बड़ी तब्दीली आ जाएगी
और कुछ बुरूज का, कुछ स्टार्स के बारे में कहा जा रहा है कि उनके लिए बड़े अच्छे हालात आ रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसमें हकीकत कितनी है, सवाल का पहला हिस्सा। और दूसरा ये कि अगर हकीकत है तो वो कौन कौन से स्टार्स ये बुर्ज हैं जिनके हालात बहुत अच्छे होने जा रहे हैं और कब तक रहेंगे, कौन से हैं जो दरमियाने अच्छे हैं और कौन से हैं जिनके लिए ज़रा मुश्किल टाइम होगा। देखिए, इसमें ना थोड़ा सा आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो 29 तारीख को एक बहुत बड़ा प्लानिटरी पोजीशन का एक इंसिडेंस बना है, ठीक है, इवेंट बना है, ठीक है, उसमें ग्रहण तो एक अपनी जगह के ऊपर था, लेकिन जिस दिन ग्रहण लग रहा था उसी दिन सैटर्न जो है उसने अपनी पोजीशन चेंज की। ठीक है, सैटर्न जिसे हम लोग जोहल मानते हैं, और जोहल चांद के साथ जब लिंक अप करता है किसी भी हाउस में, एक हाउस पहले और एक हाउस बाद तक, वो टाइम बनता है कुछ 7.5 ईयर का। और इसी 7.5 ईयर को बिगड़ते 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 आप आजकल जो है वो मोस्टली लोग सारस्वती के नाम से जानते हैं। जी हाँ। गो के सारस्वती को भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है बेशुमार एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से। ठीक है। उन्हें बेसिकली ये नहीं पता होगा कि किस बंदे के ऊपर वो सारस्वती लग रही है, किसके ऊपर नहीं लग रही, किसके लिए सारस्वती में फ़ायदा होगा, किसके लिए सारस्वती में खराबी होगी, और सारस्वती में बेसिकली आपको करना क्या है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का भी नहीं पता, सिर्फ उनको ये पता है कि ढाइया लग रहे हैं या सारस्वती लग रही है और हमने लोगों को डराना है और वो डर का कारोबार चलाना है। तो ये चीज़ जो है ना, बहुत सारे लोग भी खुद इसका शिकार बन रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा ना समझने की ज़रूरत है कि सैटर्न ने अपनी पोजीशन चेंज की है, और सैटर्न जो है अभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, क्योंकि सारस्वती का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में है ही नहीं, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में है ही नहीं। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न की पोजीशन अभी जो चेंज हुई है, ये अपने ज़ाती एक्वेरियन से मूव कर गया है पाइसेस में। अब सैटर्न की किसी भी एक घर में जो प्लेसमेंट होती है, जो 30 दर्जे उसने चलना होता है, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी में जितने भी 7 प्लैनेट्स हैं जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हैं, उनमें सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, और ये 2.5 साल रहता है एक ही हाउस में। इसने 30 दर्जे जो मुकम्मल करने हैं, ये 2.5 ईयर्स में करने हैं। अभी जो इसकी प्लेसमेंट चेंज हुई है, 29 मार्च को ये यहाँ पे प्लेस्ड रहेगा, डायरेक्ट भी होगा, रेट्रोगेटेड भी होगा, यहीं पे प्लेस्ड रहेगा अगले आने वाले तकरीबन को 2.5-1 साल, और इसकी पोजीशन चेंज होके एरीज में मूव कर जाएगी जून 2027 में। ठीक है। अब ये वो चीज़ है जो कि हमारे पास कैलकुलेटेड डिग्री वाइज पोजीशंस हैं। जैसे कि मैंने इब्तिदा में आपसे सवाल किया था कि आपको भी पता है कि सुबह सूरज कितने बजे निकलना है, इसी तरह एस्ट्रोलॉजर्स को पता है कि सैटर्न ने अपनी पोजीशन कब चेंज करनी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 2.5 साल का जो अर्सा है वो सैटर्न रहने वाला है पाइसेस में। अब कुछ लोगों को जिनको एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स ABC भी नहीं पता, उन लोगों ने ये चीज़ जो है वो रूमर्स की सूरत में फैलाना शुरू कर दी है कि पाइसेस में आ रहा है, पाइसेस वालों का ढाइया शुरू हो गया। और ऑलरेडी उन्होंने एक्वेरियंस वालों की तो सारस्वती शुरू की हुई थी, उन्होंने ऊपर से पाइसेस में आने से एरीज वालों की सारस्वती भी शुरू करवा दिया कि एरीज वालों के 12वें घर में आ गया, तो अब एरीज वाले भी इसके ज़ेर असर में आ जाएंगे। और इसमें खुशखबरी उन्होंने दिला दी है कैप्रिकॉनियंस वालों को कि कैप्रिकॉनियंस वालों के 2nd हाउस से वो निकल गया है, और इस एतबार से कैप्रिकॉनियंस वाले सारस्वती से निकल आए। तो ये बेसिकली ना बिल्कुल एक प्राइमरी लेवल एस्ट्रोलॉजी होती है, मतलब ये बिल्कुल एक आप समझें कि 5वीं जमात की, 4थी जमात की एस्ट्रोलॉजी है, जिसको हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर इस तरह बयान किया जा रहा होता है कि जैसे वो हतमी चीज़ है, क्योंकि वो नहीं होती। ग्रेजुएशन लेवल या मास्टर्स लेवल की, हाँ, ग्रेजुएशन या मास्टर लेवल के ऊपर सबसे पहले तो किसी भी शख्स का देखा जाता है बुनियादी चार्ट, पैदाइशी चार्ट देखा जाता है। यानी एक पूरे ग्रोह या पूरे जो बुर्ज है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप कंबाइंड तौर के ऊपर मतलब एक जनरल बात आप बोल, कौन कौन से बुर्ज हैं जिनके लिए आने वाले साल जनरल बात आप बोल सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप ये कहने की 70% होगी, उसको इवन आप जो है 70% से भी ऊपर नहीं लेके जा सकते। ठीक है। क्योंकि उस ज़ोडिक साइन में बहुत सारे लोग जो हैं उनका हर एक का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, और हर शख्स की डेट ऑफ बर्थ भी डिफरेंट होगी। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह जब हम ज़ोडिक साइन एस्ट्रोलॉजी में इस पोजीशन को देखेंगे, तो इस पोजीशन में जो चीज़ें अच्छी या पॉजिटिव होना शुरू होंगी, ऑब्वियसली वो कैप्रिकॉनियंस के लिए कुछ थोड़ी सी चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी, कैप्रिकॉनियंस के लिए बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसको हम देखेंगे शमसी सारस्वती के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन शमसी सारस्वती जो है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रही होती जब तक आप अपना बर्थ चार्ट ना देखें। तो इस एतबार से कैप्रिकॉनियंस के लिए चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे काफ़ी हद तक एक्वेरियंस वालों के लिए भी चीज़ें
बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी। ठीक है। क्योंकि सैटर्न बेसिकली रूल करता है कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस को। ठीक है। सैटर्न एक्वेरियस में से निकल के उसके पैसे के घर में चला गया है, तो उस एतबार से एक्वेरियंस वालों के लिए भी ज़िंदगी में एक नया सफ़र शुरू होगा जो कि 2 से 2.5 साल रहेगा। लेकिन इन 2-2.5 सालों में उनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को प्लान आउट करने की ज़रूरत है जी। ठीक। क्योंकि उनके खर्चे का मालिक चला गया पैसे के घर में। तो खर्चे का मालिक पैसे के घर में होगा तो उनको फाइनेंशियली तौर पे चीज़ों को प्लान आउट करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर बात आती है एरीज वालों के लिए, क्योंकि एरीज वालों को तकरीबन हर एस्ट्रोलॉजर ने 60-70 से गुजार दिया, मैं नहीं गुजार रहा, लेकिन एरीज वालों के लिए क्योंकि जायचे के 10th और 11th हाउस का रूलिंग प्लैनेट 12वें घर में एंटर हो गया, जो कि इस चीज़ को रिलेट करता है कि एरीज वालों को ये 2 से 2.5 साल अपने करियर में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, करियर में बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उनको ज़िंदगी में दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट या रिलाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब से अभी ये बहुत लंबा अरसा हुआ है कि मार्स जो है वो बड़ी कमज़ोर पोजीशन पे चल रहा है। मार्स कभी भी इतना लंबा अरसा जो है वो डेबिलिटेटेड हाउस में नहीं रहा जितना वो इस साल रहा है। इस साल का नंबर भी मार्स है और इस साल का रूलिंग प्लैनेट भी मार्स है। और पिछले साल 2024 को 20 अक्टूबर से मार्स जो है वो अपने डेबिलिटेटेड हाउस में कैंसर में पड़ा हुआ है। बड़े थोड़े अरसे के लिए वो कैंसर से निकला था, अभी दोबारा फिर कैंसर में चला गया है और उसने जून के पहले हफ्ते तक यहीं पे रहना है। तो ये पहले 6 महीने जो है वो एरीज वालों के लिए ऑलरेडी वैसे ही बड़े स्ट्रेसफुल थे कि वो कमज़ोर फैसलों की तरफ इंक्लाइंड थे। ऊपर से सैटर्न जो कि ख्वाहिशात का मालिक है वो उनके जायचे के 12वें घर में चला गया, तो उनकी ज़िंदगी में लोगों की तरफ से भी जो चीज़ें रिटर्न की तरफ मिलनी है उनमें थोड़ा सा कमी आना शुरू होगी। तो नो डाउट इसमें ये 2 से 3 प्लानिटरी पोजीशन जो है उनके लिए थोड़ी सी केयर तो बढ़ जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे सैटर्न की जो प्लेसमेंट चेंज होके पाइसेस में आ गई है, पाइसेस वालों की ज़िंदगी में चीज़ें बड़ी पॉजिटिवली चेंज होने की तरफ आएंगी। ठीक है। क्योंकि पाइसेस वालों के जहन के घर में सैटर्न एंटर हुआ है जो कि टीचर प्लैनेट है, जो कि ज़िंदगी की आपको लेसन सिखाता है, आपको ज़िंदगी की रियलिटी की तरफ लेके जाता है। ऊपर से पाइसेस का अपना रूलिंग प्लैनेट जुपिटर जो है उसने भी ये 15 मई को अपना हाउस चेंज कर लेना है। तो इस एतबार से पाइसेस वाले जो लोग हैं वो ज़िंदगी के एक तो करीब आ जाएंगे, उनको ज़िंदगी में जो ख्वाब है ना वो ख्वाबों से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि पाइसेस वाले लोग वैसे ही थोड़ा सा ड्रीमी नेचर के होते हैं। वो थोड़ा सा फैंटेसिज्म में ज़्यादा रह रहे होते हैं। तो एक तो वो फैंटेसी से बाहर निकलेंगे। अब जब वो फैंटेसी से बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली उनकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी। टॉरस की अगर बात की जाए तो टॉरस वालों के लिए जो है, टॉरस वालों को अपने कतई तौर पे करियर को चेंज नहीं करना चाहिए इस टाइम में फॉरन। नो डाउट टॉरस वालों का अपना रूलिंग प्लैनेट अभी आजकल के दिनों में बहुत अच्छी पोजीशन पे है। ठीक है। पाइसेस में मौजूद है, शर्फी पोजीशन पे, वो ज़हनी तौर पे बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है, लेकिन अपने करियर को स्विच करना उनके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। जेमिनाई वालों के लिए देखा जाए तो जेमिनाई वालों के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ा एक अभी ट्रॉमेटिक फैक्टर चल रहा है। लास्ट पिछले कुछ मार्च से उनका रूलिंग प्लैनेट जो है वो डेबिलिटेटेड पोजीशन पे है मरकरी, लेकिन इनके लिए अच्छाई और खुशबख्ती शुरू हो जाएगी तकरीबन कोई 15 मई के बाद से। ठीक है। जब जुपिटर इनके जहन के घर में आएगा, जुपिटर आने से इनका तवक्कल बढ़ जाएगा, रूहानी तौर पे मशागल बढ़ जाएंगे, ज़हनी तौर पे स्पिरिचुअलिटी, लोगों की मदद करने की एक जज्बा बढ़ जाएगा, और सेकेंडली इनका डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। कैंसेरियंस वालों को देखें तो कैंसेरियंस वालों के लिए सबसे खूबसूरत टाइम जो इनकी ज़िंदगी में आ रहा है वो इसी साल का अक्टूबर और नवंबर का महीना है, जब जुपिटर इनके जहन के घर में एंटर होगा, जो कि जुपिटर की बहुत खूबसूरत पोजीशन होती है। ठीक है। फिर कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में बहुत अच्छा साल 2026 का साल है कि जब जुपिटर ने पूरा 1 साल रहना है इनके जहन के हाउस में, और इनकी ज़िंदगी में हर तरह की खुशबख्ती और कुशादगी जो है वो ज़िंदगी में आना शुरू होगी। अब लियो वालों को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्गो वालों को देखा जाए तो वर्गो वालों का भी रूलिंग प्लैनेट चुके मरकरी है, और मरकरी की कमज़ोर पोजीशन ठीक हो रही है तकरीबन कोई 18 से 20 अप्रैल के बाद से। ठीक है। तो इनकी ज़िंदगी में भी चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ आना शुरू होंगी लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से। उसके बाद आ जाता है लिब्रा। लिब्रंस वालों को देखा जाए तो लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में इनके करियर और इनकी औलाद या मोहब्बत का रूलिंग प्लैनेट जायचे में चला गया है, छठे घर में कमज़ोर पोजीशन पे। तो इनको सबसे ज़्यादा ये चीज़ को एहतियात करने की ज़रूरत है कि अपने मोहब्बत का इजहार करते हुए अल्फाज को बहुत ज़्यादा सोच समझ के यूज़ करें, क्योंकि इनकी महबूब या मोहब्बत का रूलिंग प्लैनेट कमज़ोर हाउस में है। सेकेंडली इनके 4th हाउस जो कि फैमिली के साथ अटैचमेंट या बॉन्डिंग है उसको बहार या बरकरार रखने के लिए इनको अपने फैमिली के साथ कम्युनिकेशन गैप जो है वो नहीं लेके आना, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप अगर आता है तो इनकी फैमिली यूनिटी जो है उसमें प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं। अब इसके बाद स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो स्कॉर्पियंस वालों का इटसेल्फ एक अच्छा दौर जाके शुरू होगा तकरीबन कुछ जून के पहले हफ्ते के बाद से, जब इनका माइंड का रूलिंग प्लैनेट मार्स जो है वो बेहतर पोजीशन पे आएगा, क्योंकि अभी वक्ती तौर के ऊपर थोड़ा सा जज्बाती एलिमेंट इनके ऊपर ज़्यादा हावी है, और जज्बाती एलिमेंट हावी होने की वजह से ये थोड़ा सा ना इस साल जब से ये साल शुरू हुआ है
चीज़ें इनकी बेहतरी की तरफ ये लाने की कोशिश करते हैं, फिर कोई ना कोई इमोशनली तौर के ऊपर ट्रॉमा जो है इनके ऊपर हावी हो जाता है। इमोशनल ट्रॉमेटिक सिनेरियो इनका चल रहा है लास्ट पिछले अक्टूबर 2024 से, और ये जाके ख़त्म होना है फर्स्ट वीक ऑफ जून में। तो चीज़ें इनकी ऑब्वियसली उसके बाद बेहतरी की तरफ आना शुरू होगी। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि इनके जायचे में 8वें घर में जुपिटर एंटर हो रहा है, और 8वां घर होता है इंसान का ईजी मनी, इंसान की डूबी हुई और फंसी हुई रकम के मिल जाने का। तो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में कम मेहनत से ज़्यादा माली तौर के ऊपर फ़ायदे का साल है 2025, और इसका सिनेरियो स्टार्ट होगा मिड ऑफ मई के बाद। ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास सेजिटेरियंस वालों का रूलिंग प्लैनेट बिल्कुल इनके ऑपोजिट हाउस में 7वें घर में एंटर हो रहा है मिड ऑफ मई में, और वहाँ से सीधा वो अपने जहन के घर को देखेगा। तो सेजिटेरियंस वालों की जो सही तौर पे एक नेचर और मिजाज होता है, लोगों की फलाह के लिए काम करना, लोगों की सलाह के लिए काम करना, रूहानी तौर पे मशागल की तरफ इंक्लाइंड रहना, तो सही मायने वो अपनी ज़िंदगी में ये दौर गुजारना शुरू करेंगे मिड ऑफ मई से ऑनवर्ड्स। और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में जो अच्छाई और ख़ूबसूरती और पॉजिटिविटी आना शुरू होगी, वो रूहानी सफ़र की बदौलत भी आ सकती है, और वो उनकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंटली तौर के ऊपर ऐसे सेजिटेरियंस लोग जो कि अपनी शादी के अतबार से बड़े परेशान हैं, उनकी ज़िंदगी में इस साल किसी न किसी तौर के ऊपर किसी अच्छी जगह के ऊपर नसीब खुशाई होने के चांसेस बहुत हाईलाइटेड हैं। ठीक है। क्या आप अपने ज़ाती मामूलात भी इल्म नजूम की रोशनी में ही करते हैं? सर देखिए, इसमें बीइंग अ मुस्लिम, जैसे कि स्टार्टिंग में एक चीज़ मैंने आपको बयान की थी कि बीइंग अ मुस्लिम जो है ना, आपका ईमान और इत्क़ाद 100% होना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात के। इल्म नजूम जो है ये है गाइडलाइन का नॉलेज। जब आप अपनी ज़हनी तौर के ऊपर जितनी आपकी सलाहियतें होती हैं, ज़हनी तौर पे अल्लाह ताला ने जो आपको एक सोच, ज़हन, शऊर दिया है, उसके मुताबिक जब आप अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो रहे होते, किसी जगह के ऊपर आप फंस जाते हैं, आप बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप वहाँ पे जो है कामयाब नहीं हो रहे, फिर आपको एस्ट्रोलॉजी से गाइडलाइन लेनी चाहिए, और वो बिल्कुल मैं लेता हूँ। लेकिन अगर आप सुबह उठते साथ ही अपना हाल देखना शुरू कर दें और उसके मुताबिक दिन गुजारें, यानी तो आप वो जो आज का दिन कैसा गुजरेगा, आज का दिन कैसा गुजरेगा उसको वो हम आप लोगों ने अपने लिए नहीं देखते? नहीं, मैं अपने लिए देखता हूँ, लेकिन वो पूरा 1 साल पहले मैं देख लेता हूँ कि मैंने इस पूरे साल को किस तरह प्लान आउट करना है। अच्छा। पूरे साल में मैंने चीज़ों को कैसे लेके चलना है, और मुझे किन किन महीनों में कौन कौन सी चीज़ें एहतियात की तरफ लेके जानी है। ठीक है। तो ये पूरे साल का सिनेरियो इकट्ठा हम लोग प्लान आउट करके फिर चलते हैं। बहुत शुक्रिया मुसव्वर साहब, आपसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू रही। हमने आपसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीखा, और आपने पाकिस्तान के हवाले से उम्मीदें दी, हमने कुछ राज के हवाले से भी आपसे जो है कैलकुलेशंस जो हैं आप ही के अल्फाज में बोली, और बहुत शुक्रिया आपका। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।